नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा बीएमसी न्यूज लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक हैं अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महामाहिम राजा हामद सऊदी अरब के दौरे पर। बहरीन में कोविड-19 संक्रमण में 70% की गिरावट। 2024 में दुबई में खुलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुए संकट पर मैक्रों सहित कई यूरोपीय नेताओं से की बात। अगले हफ्ते से भारत में बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। 2014 के बाद सबसे हाई हुई कच्चे तेल की कीमत। अब समाचार विस्तार से। महामाहिम राजा हामद सऊदी अरब के दौरे पर। महामाहिम राजा हामद आज आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब जाएंगे, रॉयल कोर्ट ने घोषणा की है। वे 2 पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ ऐतिहासिक द्विपक्षीय के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर बातचीत करेंगे। नए आवास लाभार्थियों के लिए ऋण प्रस्तावित। नई सरकारी संपत्तियों में जाने वाले परिवारों को बहरीनी दिनार 3000 का ऋण दिया जा सकता है, ताकि उन्हें अपने घरों को साज सज्जा करने और घरेलू उपकरण खरीदने की लागत को कवर करने में मदद मिल सके, अगर सांसदों ने मंजूरी दे दी हो। स्पीकर फौजिया जैनल की अध्यक्षता वाली संसद ने सर्वसम्मति से अल असाला सल्फी ब्लॉक के अध्यक्ष और सेवा समिति के अध्यक्ष अहमद अल अंसारी के नेतृत्व में 5 सांसदों द्वारा एक तत्काल प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें सामाजिक आवास इकाई के लिए 30 साल की किश्तों के भीतर पैसा चुकाया जाना और ये सुनिश्चित करना है कि मासिक भुगतान में बढ़ी हुई राशि उनके बजट पर बहुत बड़ा बोझ साबित नहीं होगी। अल जसरा फ्लाईओवर पर 3 लेन बंद करने की घोषणा। निर्माण मंत्रालय ने घोषणा की कि अल जसरा फ्लाईओवर के रखरखाव कार्यों के लिए फ्लाईओवर पर दोनों दिशाओं में 1 और 2 लेन को बंद करना आवश्यक है। शुक्रवार से बंद शुरू हो जाएगा। फरवरी के अंतिम 10 दिनों में बाकी महीने की तुलना में बहरीन में कोरोना वायरस संक्रमण में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 8 महीनों की तुलना में इस महीने में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा 46 भी देखा गया। अब प्रस्तुत है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के कोविड अपडेट्स। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. दुनिया का सबसे ऊंचा होटल 2024 में दुबई में खुलेगा। दुबई में बनने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे होटल सिएल का निर्माण आधा हो गया है और 365 मीटर लंबी गगनचुंबी इमारत 2024 की पहली छमाही में खुलने वाली है। मेगा स्ट्रक्चर पर काम 52वीं मंजिल से आगे जारी है और अगले साल की चौथी तिमाही में पूरा होने वाला है। पूरा होने पर सिएल में 1000 से अधिक अतिथि कक्ष और स्वीट्स होंगे, साथ ही प्रीमियम अतिथि सुविधाएं भी होंगी। ओमान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि ओमान की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी उड़ान से कम 14 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलनी चाहिए। ये कदम सुप्रीम कमेटी के फैसलों के जवाब में आया है और 1 मार्च से प्रभावी है, टाइम्स ऑफ ओमान ने बताया। CAA ने एक बयान में कहा, जिन यात्रियों को किसी भी अनुमोदित टीके की 2 खुराक मिली हैं,
उन्हें बिना कोविड-19 पीसीआर परीक्षा परिणाम पेश किए ओमान सल्तनत की यात्रा करने के लिए स्वीकार किया जाता है, ये ध्यान में रखते हुए कि दूसरी खुराक कम से कम 14 दिनों से पहले प्राप्त हो गई है। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब समाचार भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुए संकट पर मंगलवार को कई यूरोपीय नेताओं से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में जारी युद्ध व इससे बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता प्रकट की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने फोन पर इन नेताओं से चर्चा के दौरान यूक्रेन में युद्ध के अंत और वार्ता व कूटनीति की ओर लौटने की भारत की अपील दोहराई। रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर हमले तेज किए जाने के बाद मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बातचीत की। यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। पीएमओ के मुताबिक मैक्रों से चर्चा के दौरान मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय एकता व अखंडता के प्रति सम्मान समकालीन विश्व व्यवस्था को मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का स्वागत किया तथा मुक्त और निर्बाध मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने पर जोर दिया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से युद्ध प्रभावित क्षेत्र से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने और वहां प्रभावित लोगों के लिए दवाइयों के साथ ही आवश्यक राहत सामग्री भेजने के भारत के प्रयासों से भी राष्ट्रपति मैक्रों को अवगत कराया। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से भी बात की और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद देने के लिए उनका आभार जताया। डूडा से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से पोलैंड की सीमा में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता में ढील देने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पोलैंड के नागरिकों द्वारा मुश्किल की इस घड़ी में भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए विशेष रूप से सराहना की। दोनों देशों के बीच पारंपरिक दोस्ताना रिश्तों का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने कहा कि उन्हें आज भी याद है कि कैसे वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान पोलैंड ने मदद पहुंचाई थी। पीएमओ के मुताबिक इस दौरान उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के समय पोलैंड के कई परिवारों और अनाथ हो चुके बच्चों को बचाने में जामनगर के महाराज की भूमिका को भी याद किया। मोदी जी ने डूडा को बताया कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाले जाने तक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड में ही अभियान की निगरानी करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को छठे दिन भी युद्ध जारी रहा।
रूसी सैनिक यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी कर रहे हैं। रूस राजधानी कीव को चारों ओर से घेरने की कोशिशों में जुटा है। इसी क्रम में रूस ने कीव के टीवी टावर और यूक्रेन में यहूदी नरसंहार के मुख्य स्मारक समेत अन्य असैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले किए। टीवी टावर पर हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई तथा 5 अन्य घायल हो गए हैं। 31 फ्लाइट्स 8 मार्च तक 6,300 से अधिक भारतीयों को यूक्रेन से लाएंगी भारत। युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के सरकार के प्रयास समय के साथ गति पकड़ रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संकटग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लिए 31 निकासी उड़ानें संचालित की जाएंगी और इस देश में फंसे 6,300 से अधिक लोगों को वतन वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत ये उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित की जाएंगी। 2 मार्च से रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीयों को वापस लाने के लिए 21 फ्लाइट संचालित की जाएंगी, जबकि 4 हंगरी के बुडापेस्ट से संचालित होंगी। लोगों को वापस लाने के लिए 4 अन्य फ्लाइट्स पोलैंड के जेसो और 1 फ्लाइट स्लोवाकिया के कोसिसे से संचालित होगी। बुखारेस्ट से भारतीयों को इंडियन एयरफोर्स वापस लाएंगे। कुल मिलाकर 2 से 8 मार्च के बीच ये 31 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी और 6,300 से अधिक लोगों को भारत वापस लेकर आएंगी। जहां एयर इंडिया और स्पाइस जेट के प्लेन की क्षमता 180 लोगों के आसपास की है, वहीं एयर इंडिया और इंडिगो क्रमशः 250 और 216 तक यात्रियों को लाने में सक्षम है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 7 फ्लाइट संचालित करेंगे, जबकि स्पाइस जेट 4 फ्लाइट संचालित करेंगे। एयर इंडिया 7 और इंडिगो 12 फ्लाइट्स में लोगों को वापस लेकर आएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया बुखारेस्ट से भारतीयों को लेकर आएगी, जबकि इंडिगो बुखारेस्ट, बुखापेस्ट और जेसेजो से 4 फ्लाइट्स लाने की योजना है। स्पाइस जेट बुखारेस्ट से 2 फ्लाइट्स और बुडापेस्ट और स्लोवाकिया के कोसाइस से 1 फ्लाइट संचालित करेगी। 26 जनवरी से यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए 9 उड़ानें भरी गई हैं और लगभग 5-6 उड़ानें चल रही हैं। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के अगले सप्ताह समाप्त होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे तेल कंपनियों को सामान्य मार्जिन हासिल करने को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम में 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी करने की जरूरत है। रूस से तेल की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम 2014 के बाद पहली बार $110 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गए। पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC के मुताबिक भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसके दाम 1 मार्च को $102 प्रति बैरल से अधिक हो गए। ईंधन का ये मूल्य अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर लगाम लगी थी, तब कच्चे तेल की औसत कीमत $81.5 प्रति बैरल थी। ब्रोकरेज कंपनी JP मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा, अगले हफ्ते तक राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। अनुमान है कि इसके बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा तथा उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च को होनी है। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल पर 5.7 रुपये प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है।
जेपी मॉर्गन के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों को सामान्य विपणन मुनाफा प्राप्त करने के लिए खुदरा कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर या 10% की वृद्धि करने की आवश्यकता है। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में लगातार 118 दिन से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।